बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, ठीक है। उसका स्टार्ट किया हुआ था हमने, और अपने प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टडी किया था वो था पीरियोडिक वेव, और उसके मतलब जो वेव के मतलब इन्फॉर्मेशन थी, क्रस्ट रफ वगैरह या जो कुछ भी वेव के अंदर पाया जाता है, सारे का सारा हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। आज के लिए इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो स्टूडेंट आपके पास आ रहा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कि हवा के अंदर जो स्पीड होती है साउंड की वो क्या होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये हमने आज का टॉपिक है, ये हमारा इस वाली वीडियो में आज हम इसको डिस्कस करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कहते हैं स्टूडेंट, द स्पीड ऑफ साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड देयर स्पीड डिपेंड अपॉन, ठीक है। जो साउंड वेव है वो कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स आर longitudinal waves and depends upon, ठीक है, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 आपके पास आता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ, इसको आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये डिपेंड करती है ऑफ द मीडियम, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम या रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। फिर नंबर 2 दूसरा फैक्टर जो होता है इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इनर्शिया या डायनेस्टी ऑफ द मीडियम, इनर्शिया क्या हो सकता है? ये डायनेस्टी भी हो सकती है ऑफ मीडियम, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। नंबर 2 इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करती है। आपने ये दो बातें याद रखनी है, डिपेंडेंस ऑफ साउंड और डिपेंडेंस फैक्टर्स ऑफ साउंड और कंप्रेसिबिलिटी। नंबर 2 इनर्शिया और डायनेस्टी। अब अगर इसका फार्मूला लिखे स्पीड ऑफ साउंड, वो फार्मूला बनेगा आपके पास v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, पहले तो आपके पास है इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी यानी रो, ठीक है। जो v का स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला बनता है वो आता है v इज इक्वल टू रो ओवर ई ओवर रो स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज मच ग्रेटर देन इन गैसेस। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज मच ग्रेटर देन गैसेस, कि गैसेस के मुकाबले में जो स्पीड ऑफ साउंड है इन सॉलिड्स वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है लेकिन गैसेस में कम होती है, ठीक है। ये भी आपने बात याद रखनी है। कहते हैं मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर इन सॉलिड देन इन गैसेस, के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गैसेस के मुकाबले में सॉलिड्स के क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ। सो दे रिस्पोंड मोर क्विकली टू अ डिस्टर्बेंस, क्योंकि वो एक दूसरे को ज़्यादा तेज़ी के साथ डिस्टर्ब कर सकते हैं, चूंकि एक दूसरे के क्लोज होते हैं। वो सारे, जब एक डिस्टर्ब होगा तो सारे डिस्टर्ब होंगे। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा ना घूमते हैं, बहुत फासले पर होते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब वो एक ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगानी होगी तो वो क्या करेगा? कुछ वक्त लगेगा उसको दूसरे तक पहुंचने में, उसके ऊपर फोर्स लगाने में, उसको डिस्टर्ब करने में। तो यही वजह है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है इन आपके पास जो सॉलिड के अंदर वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसेस। फिर कहते हैं इन अदर वर्ड्स, सो द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस इज स्मॉलर देन इन सॉलिड्स बिकॉज द गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल एंड दस हैव स्मॉलर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। और इसकी एक वजह ये भी है कि जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं? मोर कंप्रेस्ड होती हैं, ठीक है। सॉलिड्स कंप्रेस नहीं होते लेकिन गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेस्ड होती हैं, इसलिए उनका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। यानी अब देखिए
ये इलास्टिसिटी और ये v एक दूसरे के डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर v ज्यादा होगा तो यानी e ज्यादा होगा तो v ज्यादा होगा, लेकिन अभी कह रहे हैं कि जो e है वो गैसेस का बहुत कम होता है, तो e के कम होने से स्टूडेंट फिर आपके पास जो v की वैल्यू आती है वो भी बहुत कम आती है, ठीक है। ये वजह है, दो वजह आप कह सकते हैं कि एक तो उन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो कंप्रेस है एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही थी, ठीक है। एक तो हमने कह लिया कि कंप्रेसिबिलिटी पर यानी इलास्टिसिटी पर भी डिपेंड करती थी। दूसरी बात ये कि आपके पास जो इनर्शिया होता है या डेंसिटी होती है उसके ऊपर भी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है स्टूडेंट। बाय द फार्मूला भी हमने ये कह लिया। और गैसेस की बात कर रहे थे हम कि जो गैसेस होती हैं उनमें स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, सॉलिड में ज़्यादा होती है। उनकी वजह कि एक तो उनके पार्टिकल्स गैसेस के दूर होते हैं, सॉलिड के करीब होते हैं, ये वजह। दूसरी बात कि जो आपके पास गैसेस होती हैं वो कंप्रेस होती हैं, कंप्रेस होने की वजह से उनका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी स्मॉलर होता है, तो स्मॉलर होने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। फिर कहते हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब ये न्यूटन एक फार्मूला दिया था, न्यूटन्स फार्मूला for the speed of sound न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कि न्यूटन ने जो फार्मूला दिया था वो क्या था, वो भी इसको हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं इफ बी ई बी द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी फार्मूले को लेकर अगर हमने मूव करना है, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, देन स्पीड ऑफ v इज इक्वल टू रो ओवर v, ठीक है। न्यूटन ने भी यही कहा था यहां पर, इफ स्पीड यानी पहले लिख लें आप, इफ E इज इलास्टिसिटी, rho is density, then speed v is equal to square root of e over रो, ठीक है। ये v का फार्मूला बन जाएगा। फिर क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन्स इजम्पशन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ न्यूटन्स अजम्पशन, ये कि न्यूटन ने क्या पेश किया, उसकी अजम्पशंस क्या थी, ठीक है। न्यूटन्स अजम्पशन कहते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ एयर, न्यूटन अज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ द एयर ड्यूरिंग अ कंप्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। द टेम्परेचर ऑफ एयर ड्यूरिंग अ कंप्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। द टेम्परेचर, न्यूटन क्या बताया, द टेम्परेचर ऑफ एयर the temperature of air during a compression remains constant that is an isothermal change, ठीक है। वो कौन सा चेंज होता है, आइसोथर्मल चेंज होता है वो आपके पास, ठीक है। सो यू कैन से दैट, सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी आइडियल गैस जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसी के रिलेटेड, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, के जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है हवा का ड्यूरिंग कंप्रेशन। फिर कहते हैं व्हेन द प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम P टू P प्लस डेल P, then the volume decrease from V to V minus del V according to Boyle's law, ठीक है। कहते हैं when pressure increase from P to P plus del P,
then volume decrease V to V plus del V। फिर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ के मुताबिक, ठीक है, यानी इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जितना आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी जिस क्वांटिटी के साथ आप प्रेशर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, उसी क्वांटिटी के साथ आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ही मार्कर है, मार्कर के ऊपर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए, ठीक है। इसको ये कहते हैं कि जितना प्रेशर लगेगा उसका उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। कैसे सॉल्व करेंगे अब वो देखते हैं। कहते हैं पी वी इज इक्वल टू पी प्लस डेल पी इंटू वी माइनस डेल वी। P इज इक्वल टू पी प्लस डेल पी इंटू वी माइनस डेल वी। अब पी वी तो एज इट इज स्टूडेंट आ गया। P को इन दोनों ब्रैकेट्स को बाय मैथमेटिकल रूल इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। P को मल्टीप्लाई किया P के साथ तो पी वी, P को इसके साथ किया तो माइनस P डेल वी। अब इस डेल P को इसके साथ किया तो V डेल P प्लस माइनस माइनस डेल P डेल V। ये आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई करके आंसर जो आना था वो आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट कहते हैं कि जो चेंज आ रहा है, चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम इज सो स्मॉल सो वी कैन निग्लेक्ट इट, कि जो प्रेशर के अंदर या जो वॉल्यूम ये जो चेंज था डेल वी और डेल पी, ये जो चेंज था वो बहुत स्मॉल आ रहा है। तो क्या कह सकते हैं, स्मॉल इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, change in pressure and volume is so small so we can neglect it। हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इतना थोड़ा चेंज आ रहा है, दैट इज डेल वी इंटू डेल पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो किसके बराबर आ रहे हैं आपके पास, कह सकते हो कि 0 है, निगलेक्ट कर दिया हमने। तो आपके पास बाकी क्या बच जाएगा, पी वी इज इक्वल टू पी वी माइनस पी डेल वी प्लस वी डेल पी। ये पी वी इस पी वी के साथ क्या हुआ स्टूडेंट्स, कट गया, कैंसिल आउट हो गया। बाकी आपके पास बचा पी डेल वी प्लस वी डेल पी। ये इस तरफ ये वाली टर्म माइनस की है, अगर हम उसको इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस की हो जाएगी। आपके पास आएगा पी डेल वी इज इक्वल टू वी डेल पी। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी अब अगर आप यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहें स्टूडेंट तो प्रेशर आप निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू वी डेल पी डिवाइडेड बाय डेल वी, ठीक है, वी डेल पी डिवाइडेड बाय पी डेल वी, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर आप क्या करें, वी डेल पी आपके पास आ रहा था, ठीक है, डेल पी। अब देखें ये जो v है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, अगर मेरे पास कोई वैल्यू हो सपोज 2/3, फिर 2/3 और 3 के नीचे फिर 2 आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं बाय मैथमेटिकल रूल कि जो नीचे वाली टर्म होती है उसको सबसे ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। जो सेकंड ओवर के नीचे वाली जो टर्म होती है उसको हम सबसे ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर ऊपर पड़ी हो तो हम उसको नीचे भी लेके आ सकते हैं। यानी यही काम अब हमने इधर करना है कि जो सबसे ऊपर वैल्यू पड़ी थी v की, उसको हमने ट्रांसफर करके सेकंड ओवर के नीचे लेकर जाना है। यानी क्या बनेगा आपके पास, p इज इक्वल टू डेल पी, ये इसी तरह ओवर के नीचे ये आपके पास आ जाएगा v। P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू डेल P ओवर डेल V ओवर V, ठीक है। और डेल V ओवर V दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। ये जो टर्म स्टूडेंट आपके पास बन रही है ये वाली टर्म, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, दिस इज कॉल्ड
इलास्टिसिटी। ठीक है, ये सारी टर्म किसके बराबर आ रही है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू ए। तो हम इसको अब लिख सकते हैं P इज इक्वल टू E। ठीक है, ये आपने प्रूव किया कि जो प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली किसके इक्वल आ रहा है? E के। यानी अगर P और E दोनों बराबर हैं तो हम P की जगह E और E की जगह P पुट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आपने आना है अपने वापस फार्मूले की तरफ। आपके फार्मूले में आ रहा था V इज इक्वल टू E ओवर रो स्क्वायर रूट। तो अब E की जगह आपने ये P पुट कर देना, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है? P की जगह V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P ओवर रो। ये फार्मूला आपके पास थोड़ा सा चेंज हो गया। अब कहते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर फॉर एयर, प्रेशर की वॉल्यूम क्या है, रो की वॉल्यूम क्या है, आपने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है। अब कहते हैं P आपके पास है 1.01 इंटू 10 की पावर 5। P इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5। जो रो आपके पास आ रहा है स्टूडेंट, रो की वैल्यू आ रही है 1.29। ये दोनों वैल्यूज आप इसमें पुट करके स्पीड निकालेंगे। 1.01 डिवाइडेड बाय 1.29 स्क्वायर रूट, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद और स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास स्टूडेंट, वो आंसर क्या आएगा? इंटू 10 की पावर 5 भी साथ आ रहा था, वो आंसर आएगा 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास आई। न्यूटन ने जो कैलकुलेट की थी, न्यूटन अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ साउंड आई थी इन एयर, वो आई थी 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कहते हैं द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। द थ्योरेटिकल वैल्यू इज अबाउट 60% लेस देन द एक्सपेरिमेंट वैल्यू। ठीक है, जो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या थी? थ्योरेटिकल वैल्यू जो आपके पास आ रही थी वो थी 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो एक्चुअल वैल्यू आई ये आपके पास आई 16% लेस देन। ठीक है, और ये थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी एक्चुअल या थ्योरेटिकल वैल्यू से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो अबाउट 16% लेस आई थी, 60% कम आई थी। तो इससे ये जाहिर हुआ कि जो न्यूटन ने अजम्पशन पेश की थी वो फॉल्स होगी। ठीक है, वो गलत साबित होगी, क्योंकि 60% एक छोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या हुआ कि ये जो न्यूटन की अजम्पशन थी उसकी वैल्यू 280 मीटर पर सेकेंड आई, लेकिन जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी वो आपके पास आ रही थी 332 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं लेस देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब ड्रॉबैक इन न्यूटन फार्मूला क्या था? कहते हैं ड्यूरिंग अ कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ एयर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये आगे फर्दर है कि वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हम यहीं पर रुक रहे हैं कि क्या हुआ कि जो न्यूटन ने अजम्पशन पेश की, न्यूटन ने जो अजम्पशन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया, उसका जो सारा एक्सपेरिमेंट या उसका जो सारा मवाद था वो सारा रद्द हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया थ्योरेटिकल वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, किसके लिए? फॉर न्यूटन अजम्पशन। ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, स्पीड ऑफ साउंड आपने कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन अजम्पशन। इसी के ऊपर एक और साइंटिस्ट था लैपलास, उसने भी ये क्वेश्चन ड्राइव की, उसने भी इसके ऊपर काम किया, वो हम अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक वीडियो मैंने बनाई है न्यूटन अजम्पशन। ठीक है, न्यूटन अजम्पशन, स्पीड ऑफ साउंड इन न्यूटन अजम्पशन। ठीक है, ये आपने इस चीज़ को अच्छी तरह देख लेना है। ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है, आपने परफॉर्म करवानी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी अच्छी आई होगी और आप इसको तैयार भी कर लेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट पोर्शन है उसके साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।